जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा था। आज हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता, तो पहले तो ये वैदिक सभ्यता क्यों बना, इस पे देखते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो जीवन है वो हमें किससे प्राप्त होता है? वेदों के माध्यम से प्राप्त होता है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। चूंकि आर्यों ने इस सभ्यता का विकास किया था, इसलिए चूंकि देखिए चूंकि आर्यों ने इस सभ्यता का विकास किया था, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो वैदिक जो काल विभाजन है इसका, देखिए इसका काल विभाजन, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, और इसी में इसको दो भागों में बांटा गया था। एक था उत्तर वैदिक काल। तो ये सन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो उत्तर वैदिक काल को जो था, उसका सन जो था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। तो आइए अब, जो जब आर्यों ने सभ्यता का विकास किया था, तो आर्यों का आगमन देख लेते हैं और उसका मूल निवास देखते हैं। ये है, ठीक है। तो आर्य जो थे वो सर्वप्रथम कहाँ आए थे? पंजाब में और अफगानिस्तान में। ठीक है, तो एक एक मतलब इतिहासकार हैं जिसका नाम है मैक्स मुलर। उनके अनुसार जो आर्यों का मूल निवास था वो कहाँ था? मध्य एशिया, मैक्स मुलर के अनुसार। ठीक है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को ही, जैसे मैंने बताया था, वैदिक सभ्यता कहा गया। यह क्या थी? यह ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। और आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। ठीक है, अब जो आर्य शब्द है वो किसी जाति से नहीं था। ठीक है, वो जो आर्य शब्द था वो किसी जात से नहीं था, बल्कि यह एक भाषाई समूह को दर्शाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था जो था, इसमें जो आर्य थे वो 5 कबीलों में बटे हुए थे, जिसको पंचजन कहा गया। पंचजन कहा गया। तो जैसे देखिए अवरोही क्रम में, ठीक है, तो इसको अवरोही क्रम में मैंने लगा दिया है। देखिए, जो सबसे छोटा था वो कुल था। ठीक है, उससे बड़ा ग्राम, उससे बड़ा विश्व, उससे बड़ा जन, और उससे बड़ा राष्ट्र। तो अगर कोई पूछे वैदिक सभ्यता के 5 जो कबीले थे वो क्या नाम था? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। अब इनके प्रमुख अधिकारी को देख लेते हैं। जो अधिकारी होते थे इन कुल के, तो देखिए ये जो प्रमुख अधिकारी हैं, जैसे इकाई और प्रमुख, देखिए जैसे ग्राम, ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे ग्रामीणी कहा जाता था। विश्व, विश्व का जो प्रमुख था उसको विस्पति कहा जाता था। और जन को, जो जन का प्रमुख था उसे राजन कहा जाता था, मतलब राजा। ठीक है, अब देखते हैं राज्य का प्रमुख अधिकारी। अन्य अधिकारी भी देख लेते हैं, जैसे पुरोहित और सेनानी। तो देखिए पुरोहित को क्या कहा जाता था? पुरोहित जो था वो क्या करता था? तो पुरोहित धार्मिक कृत्य करने वाला था। जो पुरोहित था वो धार्मिक कृत्य करता था। देखिए ये जो था ये धार्मिक कृत्य करता था। धार्मिक कृत्य, धार्मिक कृत्य करता था। सेनानी को सेनापति था, सेनानी को सेनापति कहा जाता था। सेनापति, ठीक है, इसी में है। ठीक है, अब प्रमुख पुरोहित कौन थे उस समय? तो एक वशिष्ठ थे और एक विश्वामित्र थे।
वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार थे। ठीक है। और राजाओं की उपाधि देख लेते हैं। उस समय दिशा के अनुसार राजाओं के उपाधि थे। देखिए, जो पूर्व का था, पूर्व में राजा को क्या बोला जाता था? सम्राट। पश्चिम में स्वराष्ट्र, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, मध्य में, देखिए ये गलत हो गया है, विराट, विराट नहीं रहेगा। मध्य में क्या बोला जाता था? तो राजा, राजा, राजा बोला जाता था। ठीक है। और देखते हैं, सुत, रथकार आदि जैसे अधिकारी को क्या बोला जाता था? तो रत्नी। और इनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। और ये जो 12 था उसमें राजा भी शामिल था। देखिए, ये राजा भी इसमें शामिल था। अन्य अधिकारी को देखते हैं। तो पूरब और दुर्गपति, ये क्या करते थे? तो ये दुर्ग की रक्षा थे। ठीक है, दुर्ग का रक्षक थे, मतलब दुर्ग की रक्षा करने वाला। पसपस, ये क्या था? ये तो गुप्तचर था। वाजपति, गोचर भूमि का अधिकारी था। यह क्या था? गोचर भूमि का अधिकारी। उग्र, अपराधी पकड़ने वाला, अपराधियों को जो पकड़ता था उसे उग्र कहा जाता था। भागदूह, जो भागदूह था वो कर संग्रह करता था। ये क्या था? कर संग्रह करता था, मतलब ठीक है, नोट। देखिए, तो इसमें क्या है कि ऋग्वेद में न्यायाधीशों का, जो न्यायाधीश थे, उल्लेख नहीं है। ठीक है, न्यायाधीशों का उल्लेख नहीं है। तो उस समय जो कबीले होते थे, कबीलों के क्या होते थे? तो कबायली जो परिषदें होती थी, क्या होती थी? कबायली परिषदें होती थी, तो जिसे सभा और समिति कहा जाता था। तो देखिए, ये इनका काम क्या होता था? तो इनका काम था राजा को सलाह देना। ठीक है, तो ये कौन सी संस्था थी? तो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। अब इनका स्वरूप देखते हैं। तो सभा में जो थे वो श्रेष्ठ और संभ्रांत वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, समिति में सामान्य जनता। समिति के जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा जाता था। देखिए, अब स्त्रियों की स्थिति देख लेते हैं सभा समिति में। ये तो स्त्रियां जो थी वो सभा समिति में भाग ले सकती थी उस समय। ठीक है, युद्ध व्यवस्था देखते हैं हम लोग, वैदिक काल के युद्ध व्यवस्था। तो युद्ध में राजा स्वयं नेतृत्व करता था। तो युद्ध में जो लड़ाइयाँ होती थी, राजा स्वयं जाता था, वो नेतृत्व करता था उसका। जो युद्ध था उसके लिए शब्द क्या था उस समय? तो गविष्टि। और गविष्टि का अर्थ क्या होता था? तो गायों की खोज। एक प्रसिद्ध युद्ध है उस समय का, जिसे बोला जाता था दशराग्य युद्ध, लड़ा गया था। ठीक है, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये किस स्थान पे लड़ा गया था? तो पुरुषड़ी जो था, उस समय पुरुषड़ी नदी बोला जाता था, लेकिन आधुनिक में इसे रावी बोलते हैं। उसके निकट इसका युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कौन कौन, मतलब किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो सुदास बनाम 10 राज्य, और विजेता कौन हुए थे? सुदास हुए थे। ठीक है, तो वैदिक काल में एक ही युद्ध का वर्णन है। ठीक है, ठीक है। अब इनके सामाजिक व्यवस्था को देख लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था, सोसाइटी। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का, ठीक है, वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। तो समाज 4 वर्णों में विभक्त किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनका आधार क्या था? मतलब ये किस आधार पे क्या करते थे ये लोग? तो व्यवसाय था, इनका आधार क्या था? व्यवसाय। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में। ठीक है, और पुरुष सूक्त में ही कहा गया है वर्णों की उत्पत्ति जो हुई है कैसे हुई है। तो देखिए, ब्राह्मण का जो
उत्पत्ति हुआ है वो मुख से हुआ है, पुरुष सूक्त में बोला गया है। और जो क्षत्रिय थे वो भुजाओं से आए थे, भुजाएं जो थी, जो वैश्य थे वो जांग से, और जो पैर थे वो पैर से आए थे। ठीक है, उस समय ये हुआ था। ये देखिए, परिवार परिवार और इनकी स्थिति आगे देखते हैं। परिवार और स्त्रियों की स्थिति देखते हैं इस समय। तो समाज था जो वो पितृसत्तात्मक था। समाज क्या था? पितृसत्तात्मक। परिवार की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता था? कुल। कुल का मुखिया कौन होता था? कुलप, यानी कि पिता। स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियां शिक्षित थी उस समय। ठीक है, स्त्रियां क्या थी? शिक्षित थी। यज्ञ में पति के साथ भाग ले सकती थी। ठीक है, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं है। बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं थी उस समय। विधवा विवाह प्रचलित था देवर से। जीवन भर अविवाहित स्त्री को उस समय क्या बोला जाता था? अमूजा। विदुषी स्त्रियां उस समय, जो मैंने बताया कि शिक्षित थी उस समय की स्त्रियां, तो विदुषी स्त्रियां थी। जैसे कौन थे? तो लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, और देखिए आपला, विश्वास, गार्गी। गार्गी ने ही याज्ञवल्क्य को शस्त्रास्त्र के लिए चुनौती दी थी। वाद विवाद के लिए किसने चुनौती दी थी? तो गार्गी ने। किसको? तो याज्ञवल्क्य को। शिक्षा और इनका जीवन देख लेते हैं। जीवन यापन कैसे करते थे? वेद, वेदांग। देखिए, तो वेद वेदांग पढ़ने वाला उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है, इनका मुख्य पेय क्या था? सोमरस, वनस्पति से निर्मित थी जिसे सोमरस कहा जाता था। मुख्य व्यवसाय इनका क्या था? जीवन यापन कैसे करते थे? तो मुख्य व्यवसाय था इनका पशुपालन और कृषि। वस्त्र एवं मनोरंजन का देखिए, ये 3 तरह के वस्त्र पहनते थे। कौन कौन? वास, अधिवास और उषडीस। अंदर पहनने वाले वस्त्र को क्या बोला जाता था? निवि। और मनोरंजन के लिए क्या करते थे ये लोग? तो संगीत करते थे, रथ दौड़ करते थे, घुड़दौड़ करते थे। ठीक है, अब इनके हम पशु और देवताओं को देखते हैं। पशु और देवता। तो सबसे प्रिय पशु इनका क्या था? घोड़ा। गाय को अधन्या बोला गया, अध्याय लिखा है, अधन्या बोला गया, न मारने योग्य। मतलब अगर हत्या जो किसी ने कर दिया तो हत्या पर इनको मृत्युदंड या निर्वासन, मतलब राज्य से निकाल दिया जाता था, या तो मृत्युदंड दिया जाता था। सबसे प्रिय देवता इनके कौन थे? इंद्र। धातु और तकनीक इनके देख लेते हैं, किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे। तो उस समय खोजी गई धातु कौन सी थी वैदिक काल में? लोहा। ठीक है, जिसे श्याम अयस कहा जाता है। लोहा को क्या बोला जाता है? तो श्याम अयस। लोहित अयस तांबा को बोला जाता है। तो भारत में लोहे का ज्ञान 8वीं शताब्दी पूर्व में हुआ था। ये देखिए, ये थोड़ा सा लोहे का जो ज्ञान था वो 6ठी शताब्दी से और 8वीं शताब्दी के बीच में ही हुआ था। ठीक है, 6ठी शताब्दी से भी, ये 8वीं से लिखा है, 6ठी भी था, 6वीं सदी से और 8वीं सदी के बीच में। व्यापार जो था उनका देखते हैं। व्यापार तो दूर व्यापार करने वाले पड़ी बोले जाते थे उस समय। ठीक है, कहते हैं उत्तर वैदिक काल की कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। तो हल का सिरा क्या बोला जाता था? सिरा। हल रेखा को उस समय क्या बोला जाता था? सीता। मुद्रा की इकाइयाँ क्या थी?
तो निष्क, शतमान ये मुद्रा की इकाइयाँ होती थी। मुद्रा क्या बोला जाता था? निष्क और शतमान बोला जाता था। सिक्कों की जो प्रचलन उस समय नहीं था। ठीक है। जो गोत्र व्यवस्था का जन्म उसी समय हुआ था। मतलब इसका क्या हुआ? तो जो विवाह होगा वो अपने ही गोत्र में करना होगा, ये निषिद्ध कर दिया गया था। ठीक है। हम दर्शन और साहित्य देखते हैं उस समय के। तो देखिए, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है ये। ठीक है। इसके कुल तत्व कितने थे? 25। पहला तत्व प्रकृति है इसका। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। उपनिषद और मंत्र देख लेते हैं। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद। जो यज्ञ है, देखिए, यज्ञ को फूटी नाव से तुलना किया गया। किसमें? मुंडकोपनिषद से। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो था वो किस देवता को समर्पित था? तो सवित्री। इसके रचयिता कौन थे? तो विश्वामित्र। श्राद्ध जो प्रथा थी वो उसी समय प्रारंभ हुआ, और इसने किसने किया? तो निमि ने। ठीक है। दो महाकाव्य हैं। देखिए, दो महाकाव्य हैं, एक है रामायण महाकाव्य और एक महाभारत। महाभारत जो है इसका प्राचीन नाम था जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत। ठीक है। अब इनका नगर निर्माण देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो कौशाम्बी में। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में आप स्तंभ जो थे, आप स्तंभ, इन्होंने यज्ञ वेदी हेतु व्यवहारिक ज्यामिति लिखी थी। मतलब यज्ञ के लिए जो नियम काम होते थे। अब देख लेते हैं हम दर्शन एक, और उसके प्रवर्तक देख लेंगे। चारवाक। चारवाक जो थे, चारवाक जो दर्शन था, उसके प्रवर्तक कौन थे? चारवाक। पूर्व मीमांसा का जो प्रवर्तक कौन थे? किसने लिखा था? तो जैमिनी। योग का पतंजलि। उत्तर मीमांसा बाद रायण। सांख्य के कपिल। वैशेषिक कणाद। न्याय के गौतम। ठीक है। इसको एकदम याद कर लेना है आपको। सुबह उठिए और इसको पूरे को याद कर लीजिए। उस समय के नदियों का देख लेते हैं। नदियों के नाम क्या थे उस समय? ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां थी वो कौन थी? कौन सी थी? देखिए, जैसे क्रुप, कुर्रम, ककुभा, काबुल, वितिस्ता, झेलम, आस्किनी, चिनाब, परुशड़ी, राबी, सतुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, सदानीरा, गंडक, दृश्य धती, दृश्य धती, घग्घर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात। ये थी प्रारंभिक जो नदियां थी, उनका आधुनिक नाम है ये। देखिए। ठीक है। तो पृथ्वी को रावी बोला जाता था, ये सब। विपाशा को व्यास बोला जाता था। तो ये है आधुनिक नाम है। ठीक है। ऋग्वैदिक देवताओं के नाम देख लेते हैं हम। ऋग्वैदिक जो कालीन देवता थे उनके नाम देखते हैं। तो देखिए, इंद्र जो थे, देखिए इंद्र जो थे, ये इंद्र, इंद्र को जो थे वो युद्ध का एक तो नेता या तो वर्षा का देवता इन्हें बोला जाता था। अग्नि को तो देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ ये करते थे।
वरुण, वरुण को क्या बोला जाता था? पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता बोला जाता था, विश्व के नायक एवं शासक बोला जाता था इनको, सत्य का प्रतीक इन्हें माना जाता है, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता इन्हीं को, वरुण को माना जाता था उस समय। घौ, घौ को आकाश का देवता कहा जाता है, सबसे प्राचीन है। सोम, वनस्पति का देवता। उषा, प्रगति एवं उत्थान के देवता। अश्विन, विपत्तियों को हराने वाला देवता इन्हें बोला जाता है। पुषण, पशुओं का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता बोला जाता था उस समय। मरुत, आंधी और तूफान के देवता बोला जाता था। ठीक है, तो ये देवताओं के नाम थे, ये सब आपको याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है एकदम। चलिए अब महाजनपद देख लेते हैं हम लोग उस समय के। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसको हमको बाद में पढ़ाना चाहिए था लेकिन अभी पढ़ा रहे हैं। महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, तो देखिए, तो क्या हुआ कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, सॉरी, तो देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, दो छवीं जो शताब्दी था, ठीक है, ईसा पूर्व था, ये देखिए, यहाँ पे ईसा पूर्व लिख लेते हैं, तो छवीं ठीक है, छवीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का उपयोग होने लगा। ठीक है, लोहा ज़्यादा बनने लगे, लोहा से क्या हुआ, राज्य का निर्माण हुआ, राज्यों का निर्माण होने लगा, राज्य निर्माण, ठीक है, राज्यों का निर्माण होने लगा, और इससे हथियार बनने लगे, हथियार, हथियार बनने लगे, तो हथियार जब बना तो क्या हुआ, योद्धा वर्ग जो था, योद्धा वर्ग, योद्धा वर्ग का जन्म हुआ। तो क्या योद्धा वर्ग का जब जन्म होगा तो एक कबीला दूसरे कबीला से लड़ने लगा, कब्जा करने लगे, तो उससे जनपद बनने लगे, जनपद, ठीक है, और इसी को महाजनपद का कहा जाता है, महाजनपद। ठीक है, तो ऐसे उदय हुआ। बुद्ध के जन्म के पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, इसकी जो जानकारी है उसे कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, तो अगर पेपर में आए कि भाई इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कहाँ से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से। अब देखिए 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उनकी राजधानियाँ, उनकी राजधानी। ठीक है, देखिए पहला अंग, अंग की राजधानी चंपा, मगध की मगध की गिरिब्रज और राजगिरी, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, वज्जी का वैशाली, विदेह और मिथिला तीनों था, कोसल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, महिष्मति, मल्ल का कहाँ था, तो कुशावती, पंचाल का अहिछत्र काम्पिल्य, चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का कोटली पोतन और गंधार का तक्षशिला। ठीक है, अब इसको मैप पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मैप पे देखते हैं। देखिए, तो देखिए मैप पे हम देखते हैं, ये है मैप। ठीक है, देखिए ये जो दिखा रहा है, ये वाला जो मैंने घेरा किया है, ये था आरंभिक वैदिक
सभ्यता देखिए यहाँ पे है, आरंभिक वैदिक सभ्यता ये, ठीक है। उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता ये, यहाँ से यहाँ तक। अगर आपको मैप में देखना हो तो ये देख सकते हैं, ठीक है। मैप देखना बहुत जरूरी होता है, मैप से चीजें याद भी रहती हैं और पता भी रहता है कि देखिए कि प्रारंभ प्रारंभ में यहाँ आए थे, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। तो देखिए अंग कहाँ पे है, देखिए पहला अंग, तो अंग देखिए, तो अंग यहाँ पे है, यह है अंग, ठीक है। तो अंग जो था वो, ये क्षेत्र कौन सा है पड़ता है, तो ये बिहार का पड़ता है, ठीक है। तो अंग जो है वो लिख लेते हैं, बिहार में है, बिहार, ठीक है। राइटिंग थोड़ी खराब है और बिहार में कौन कौन से क्षेत्र हैं यहाँ पे, तो दो क्षेत्र हैं, एक भागलपुर है, ठीक है यहाँ पे, और और एक मुंगेर है। एक भागलपुर है, लिख लीजिएगा आप लोग, और एक मुंगेर है। मगध देखते हैं कहाँ पे, देखिए ये है मगध, मगध, ठीक है, ये है मगध, ठीक है। तो मगध भी कहाँ उस समय, कहाँ इस समय कहाँ पे है, तो बिहार में है। तो मगध भी कहाँ पे है, तो बिहार में है, ठीक है। अब देखते हैं काशी, काशी, तो काशी देखिए यहाँ पे, काशी, ठीक है। तो ये काशी किस में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, तो ये कहाँ पे है, यूपी में। और काशी यूपी में पड़ता है, लेकिन वाराणसी क्षेत्र के आसपास, ठीक है। अब देखते हैं वत्स्य, देखिए वत्स्य यहाँ पे है, ये वत्स्य, तो ये भी यूपी में पड़ता है, यूपी में। और इसका क्षेत्र कौन सा पड़ता है वत्स्य का, इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो है वो यहाँ पे है। अब वज्जी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए वज्जी यहाँ पे है, ये कौन सा क्षेत्र है, मैप में आप देखते रहिए, बताइए वज्जी कौन सा क्षेत्र है। तो ये भी बिहार का है, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, ये बिहार राज्य में पड़ेगा, ठीक है। और ये कौन सा क्षेत्र पड़ेगा बिहार का, तो वैशाली पड़ेगा, मुजफ्फरपुर आधुनिक में, दरभंगा है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो वज्जी उस समय कहा जाता था, ठीक है। अब आते हैं कोसल, कोसल देखिए, कोसल कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये है कोसल, ठीक है। तो कोसल आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, देखिए ये कहाँ पे है, बिहार में, बिहार यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बिहार में है, ये यूपी में है, ठीक है। और यहाँ का क्षेत्र कहाँ क्या है आधुनिक में, मतलब इस समय यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसके बीच में, तो देखिए यहाँ पे फैजाबाद है, गोंडा है, बहराइच है, ये तीन यहाँ पे, यहीं के आसपास के क्षेत्र उस समय कोसल बोला जाता था, ठीक है। अब आते हैं अवंती, ठीक है, अवंती यहाँ पे है, देखिए ये अवंती, फिर आधुनिक में ये कहाँ पे है, अवंती, ये मध्य प्रदेश में है। और इसका क्षेत्र कौन सा है, तो मालवा, तो ये कहाँ पे है, एमपी में, ये एमपी में है। मल्ल देखते हैं कहाँ पे है, देखिए मल्ल, तो यहाँ पे है, देखिए मल्ल यहाँ पे है। और आधुनिक में ये कहाँ पे है, मल्ल, ये लोग
उत्तर प्रदेश में है पहले तो, यूपी में है, ठीक है। और ये इसका जो क्षेत्र है, ये जो मल्ल का, वो देवरिया है, बस्ती है, गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र, ये मल्ल होते थे उस समय। अब देखते हैं पंचाल। पंचाल, पंचाल कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ पे है, ये है पंचाल। तो ये आधुनिक में कहाँ पे है बताइए आप, मैप में। और आसपास का क्षेत्र यहाँ पे है। आप अगर यूपी का मैप आपने देखा है तो, अगर नहीं देखा है आपने, तो आप जाके इसी चैनल पे यूपी का मैप देख सकते हैं। मैंने पूरे डिटेल में यूपी के सभी एनिमेशन से सभी जिलों को बताया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक आइडिया रहेगा कि यूपी में कौन सा जिला कहाँ पे है। तो देखिए, तो पंचाल कहाँ पे है? यूपी में है। और इसके आसपास का क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए इसके आसपास का क्षेत्र कौन सा है? तो बरेली है, बदायूं है, फरुखाबाद है, इसके आसपास का क्षेत्र। तो आते हैं 10वां नंबर, चेदी। तो चेदी कहाँ पे है इस समय? यहाँ पे देखिए, चेदी ये कौन सा क्षेत्र है, आप बताइए। चेदी कौन सा क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। मैप में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये, ठीक है। तो आधुनिक में ये यूपी में पड़ता है, ठीक है। और ये बुंदेलखंड का इलाका है, ये जो है बुंदेलखंड का इलाका है। अब हम आते हैं कुरु। देखिए ये कुरु, तो कुरु कहाँ पे है? तो यहाँ पे है, ये आधुनिक में कहाँ पे है कुरु? तो ये है आपका, देखिए ये इम्पोर्टेंट है आपको, क्योंकि ये 3 राज्यों में है, ठीक है। कौन कौन सा राज्य है? एक तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। एक है यूपी, यूपी का कौन सा क्षेत्र? तो मेरठ, ठीक। और एक कौन सा क्षेत्र है? हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। ये 3 क्षेत्रों में है कुरु। मत्स्य देखते हैं, मत्स्य, तो यह है यहाँ पे मत्स्य, देखिए ये है मत्स्य, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है आपका? ये है आपका, देखिए ये कहाँ पे है, देखिए ये है राजस्थान में, ठीक है। मत्स्य कहाँ पे है? तो राजस्थान, राजस्थान में। ये कम्बोज, कम्बोज यहाँ पे है, ये। अब ये बताइए ये कहाँ पे है फिलहाल में? कम्बोज, कम्बोज है इस समय पाकिस्तान में, ठीक है। और इसका जो क्या बोलते हैं, आसपास का क्षेत्र जो है वो राजौरी, हजारा, ये आसपास के जो क्षेत्र हैं वो है यहाँ पे पाकिस्तान में, ठीक है। अब आते हैं सूरसेन कहाँ पे है? तो सूरसेन यहाँ पे, ये रहा आपका सूरसेन, ठीक है। और सूरसेन कहाँ पड़ता है? ये है यूपी में, यूपी, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब देखते हैं अस्मक, अस्मक कहाँ पे है? तो ये है आपका, देखिए यहाँ पे। अब इसके बारे में आपको पता रखना चाहिए, ये दक्षिण भारत में ये है, ये कहाँ पे है? दक्षिण भारत में है, और ये महाराष्ट्र में,
महाराष्ट्र में, ठीक है, अस्मक। और ये दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद है, ठीक है। सभी उत्तर भारत में, ये दक्षिण भारत में। अगर पूछे कि भाई दक्षिण भारत में कितने महाजनपद हैं, सिर्फ एक है, कौन? अस्मक। अब देखते हैं गंधार। देखिए गंधार यहाँ पे है, ये भी पाकिस्तान में है, ठीक है। रावलपिंडी, पेशावर आसपास के क्षेत्र है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान, ठीक है। तो आज हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा, फिर महाजनपद पढ़े, ठीक है। कल हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे जीएस की क्लासेस चलेंगी और फ्री में चलेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है।